इस कार्यक्रम के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है, यानी तारीख याद रखिए 19 अप्रैल। राजनीतिक दलों के साथ इस इलाके में पहले ही चरण में बदले सियासी समीकरण भी कसौटी पर हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। दरअसल जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है पहले चरण में, 2019 में भाजपा को इनमें से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि मुजफ्फरनगर सीट पर भी जीत हार का अंतर मामूली ही था। लेकिन इस बार हालात बदले हैं। दलों के दोस्त बदलने से सियासी स्थितियां भी बदल चुकी हैं। बता दें कि बसपा के अलग लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है। बीजेपी इसे अपने फायदे के लिए मान रही है, जबकि रालोद अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और पहले चरण की बिजनौर सीट उसी के खाते में है। रालोद के साथ आने से अब जाट वोटों के बिखराव का खतरा कम हुआ है। इन हालात में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रही सपा के सामने पिछला प्रदर्शन दोहरा पाने की एक बड़ी चुनौती है। तो पहले चरण में 8 सीटें उत्तर पश्चिम राज्य की आती हैं और इस लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि 2019 के मुकाबले 2024 में कुछ चीजें बदल चुकी हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अवधेश पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और डॉक्टर राहुल राजभर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। अवधेश पांडे जी, 2019 और 2024 में बहुत कुछ बदला है। यहां नुकसान तो जरूर हो सकता है दूसरे दलों को आपके जो विरोध में है, लेकिन आपके पास यहां गेन करने के लिए बहुत कुछ है। किस तरह से 2024 में जो पहले चरण में होने जा रही इन 8 सीटों को देख रहे हैं आप? लगता है अवधेश पांडे जी तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से उनसे प्रयास करेंगे बात करने का। मैं जब तक आपके पास आता हूं, धर्मेंद्र सिंह जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां पर गठबंधन किया है। रालोद हालांकि इस बार आपके साथ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इस बार आपके साथ नहीं है। एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और खासतौर पर 2019 के नतीजों को अपने पक्ष में आप कर पाए, कितनी उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, उम्मीद का सवाल नहीं, सवाल यह है कि जो बुनियादी सवाल थे, जन सरोकार और जनहित के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए था, काम करना चाहिए था, उस पर केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया। देखिए, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जायज मांगों को लेकर के सड़कों पर था और उनके साथ सरकार ने कैसा सलूक किया, उसका जवाब इनको 2024 मिलेगा। नौजवानों और छात्रों के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जवाब इनको मिलेगा। और जिस तरह से इनका जो मूल मुद्दा था, धार्मिक और जातीय राजनीति जो करके समाज को बांटने का काम करते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप रितेश जी देख लीजिए कि किस तरह से उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तमाम जातीय संगठन किस तरह सड़कों पर आ गए हैं और इनको कह रहे हैं कि जो इनको हराएगा मुझको वोट देंगे। इनको खदेड़ देना चाहते, देखना नहीं चाहते इनके प्रत्याशियों को। कई देखिए, अभी आपने सैनी समाज के कई गांव का आपने ही दिखाया कि कई गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस तरह से बरेली के अंदर जातीय टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को बंधक बना लिया था। ये तो जनता के साथ साथ किसानों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय कैडर है वो भी इतना नाराज है और जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और प्रत्याशियों का हराने की कसम खा रहा है कि जो भी जीते। तो ऐसी स्थिति में हमें जहां तक लगता है कि जब 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, या जो पहले चरण की 8 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिनकी आप बात कर रहे थे, जब उसमें किसान जो बुनियादी सवाल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आबादी की सुरक्षा, इस पर जब सवाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र सिंह जी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पर काम कर रहे हैं और इसका जवाब जनता एक तरह से जानना चाह रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार राहुल जी का भी रुख करते हैं। डॉक्टर राहुल राजभर जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। डॉक्टर राहुल जी, 2019 और 2024 में कितना बड़ा परिवर्तन आप मान रहे हैं? चूंकि आप इस बार सपा के साथ अलायंस में हैं, काफी उम्मीदें भी की जा रही है इंडिया अलायंस के तहत आप लोगों द्वारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो आपसे बहुत ज्यादा आगे नजर आता है। इसमें किसी तरह की दो राय नहीं होनी चाहिए।
उसके बावजूद भी 2024 में आप कितना मुफीद मानते हैं परिस्थितियां आपके लिए? और जिस तरह से कहा है धर्मेंद्र जी ने, जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, अगर मुद्दों पर वोट पड़ा तो लगता है कि आपको फायदा होगा? ये पहली चीज की जिन उत्तर पश्चिम की 8 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, इन 8 सीटों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। आप पुराना पिछला रिकॉर्ड देखिए तो इन 8 में से 5 सीटें उनके पास नहीं है। तो अब जो आंकड़े बताते हैं, जो परिस्थितियां बताती हैं, दोनों ही तरह से एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर इन 8 सीटों पे हार का सामना करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसान दिल्ली पे जाके सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, वो इलाका पूरा जो खेती किसानी का है, उस इलाके के सारे किसान असंतुष्ट हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जो है खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता की गई और उनके खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें की गई, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लेकिन सरकार ने किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं किया। उससे पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान समाज, वहां का मजदूर समाज, वहां का दलित समाज पूरी तरह से निराश है। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे राजपूत समाज के लोगों ने बड़े स्तर पे प्रदर्शन किया और एकदम साफ ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को हराना है। अभी सैनी समाज के लोगों ने अपने गांव में पोस्टर बैनर लगाना शुरू कर दिया कि हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देना। कश्यप समाज के लोगों ने आवाज बुलंद किया, दिल्ली में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया। कश्यप समाज के लोगों का साफ कहना है कि आप रोहिणी कमीशन जिसकी स्थापना आपने किया है पिछड़ों के बंटवारे के लिए, ओबीसी आरक्षण को बंटवारा करने के लिए, आप उसका बंटवारा नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ पूरा जो अति पिछड़ा समाज, पासमांडा समाज, प्रजापति समाज, सैनी समाज, मछुआरा समाज, राजभर समाज पूरा इनके साथ खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है रितेश जी की अब व्यक्तिगत स्तर पे विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा है, अब सामाजिक स्तर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इस बात का संकेत है कि अपना जो इंडिविजुअल जो मैनिफेस्टेशन था सरकार के खिलाफ, वो सामूहिक मैनिफेस्टेशन हो रहा है। रोकूं आपको, मैं लौटूंगा आपके पास। जाहिर होता है कि इनकी पराजय सुनिश्चित है। और जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी का विरोध हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह भी था, जनता लड़ रही है या फिर इस तरह से देखा जाए इंडिया अलायंस लड़ने का प्रयास कर रहा है या फिर टक्कर देने की कोशिश कर रहा है? आप कह रहे हैं कि जनता ही लड़ने का काम कर रही है, तो फिर इसमें आप प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से लड़ रहा है। आपकी बात ठीक है राहुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार हमारे साथ बीजेपी जी बहुत मजबूती से लड़ रहा है। अवधेश पांडे जी भी जुड़ गए, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार पहला रिएक्शन अवधेश पांडे जी का भी ले लेते हैं। ठीक है राहुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, अवधेश पांडे जी का भी ले लेते हैं। अवधेश जी, आपको कितनी उम्मीदें हैं 2019 में जो खोया था यहां पर 2024 में पा पाएंगे? चूंकि सपा कांग्रेस कह रही है कि जमीनी मुद्दे काम कर रहे हैं, जातीय आधार पर काफी बड़ा वोट बैंक आपसे नाराज है, ये सब काम करेगा आपके खिलाफ। 2024 में आपको कितनी उम्मीदें हैं इन 8 सीटों पर पहले चरण के तहत? रितेश जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है, देवेश जी बात पूरी कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि अब की बार 400 पार जी और 370 सीटें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जिसमें जीतने का संकल्प लिया है, इस संकल्प को उत्तर प्रदेश के अंदर हम दोहराने जा रहे हैं और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक मुद्दों के साथ और अपने बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। किसानों को सम्मान निधि दिया है, गरीबों को आवास दिया है, सभी घरों में शौचालय दिए हैं, आयुष्मान का कार्ड दिया है, स्वास्थ्य चिंताओं पर लोगों को विराम लगा, प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए, शासन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो गरीबों के क्षेत्र में भी काम कर रही है और जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे हैं उसको भी बढ़ा करके सेवा और सुशासन के माध्यम से 10 सालों से वो लगातार जनता की सेवा कर रही है और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। और इसी नाते लगातार 2 बार हमारी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बन चुकी है। अब तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा जनता का ही नारा बन चुका है।
जनता के बीच में जो लोग अवधेश पांडे जी, लेकिन ये एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर आपको मुश्किलें होती रही हैं, ना सिर्फ पिछले चुनाव में बल्कि उससे पिछले चुनाव में। ये आंकड़े बताते हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। 2024 में आप कह रहे हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, काफी कुछ हासिल करेंगे। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, इसमें एक बड़ा मुद्दा यह भी तो है, आपने जातीय आधार पर भी बहुत बढ़िया तरीके से गठबंधन बनाने का प्रयास किया है। रालोद इस बार आपके साथ है, बसपा इस बार अकेले लड़ रही है। देखिए, पिछली बार के चुनाव का परिदृश्य दूसरा था जी। पिछली बार समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। पिछली बार जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार की परिस्थिति दूसरी है। हम सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं और इसीलिए जयंत चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर संजय निषाद जी भी हमारे साथ हैं। तो हमारा जो एक सबका साथ सबका विकास का नारा जो नीचे तक सभी जातियों तक पहुंचता है, उन जातियों की स्वाभाविक जो चेतना है वो भाजपा से जुड़ी हुई है और जयंत चौधरी जी का मजबूत क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और दोनों का एक स्वाभाविक गठबंधन हुआ है। इसके आधार पर हम जीतेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस गठबंधन के आधार पर भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है जी, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं अवधेश जी। जी ठीक है, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने सुना धर्मेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल भी यही था, जिस तरह से 2019 में एक आपने बहुत शानदार गठबंधन बनाया था, बसपा को भी आप अपने साथ ले आए, रालोद को भी अपने साथ ले आए थे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से आरएलडी आपसे अलग हुआ, बसपा इस बार अकेले लड़ रहा है, आपको लगता है कि ये जो गठबंधन बीजेपी ने करने का प्रयास किया ये आपको डेंट पहुंचा सकता है? चूंकि उम्मीदें तो आपको भी इस स्थान से बहुत ज्यादा है कि सीटें यहां से निकलेंगी। अगर जो माना जा रहा है, जाट फैक्टर माना जा रहा है, अगर वो एकजुट रहा तो इससे आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या लगता है आपको धर्मेंद्र जी? रितेश जी, गठबंधन बना लेने से बुनियादी सवाल कहीं नहीं चले जाते हैं, लेकिन नेताओं को तो आप तोड़ करके किसी लालच में, किसी दबाव में कहीं मिला सकते हैं, कोई गठबंधन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जब जनता अपने हक हुकूक के लिए खड़ी हो जाती है, जब वो पूछती है, जब कोई 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद जनता के बीच जाता है तो उससे उनके वादों की याद दिलाती जनता पूछती है। आप इनसे पूछे मोदी जी गारंटी का क्या किसानों की आज दोगुनी हुई? इनके पास कोई जवाब नहीं। क्या 2 करोड़ छात्रों को नौकरियां मिली? इनके पास कोई जवाब नहीं। क्या 15 लाख रुपए खाते में आए? इनके पास कोई जवाब नहीं। महिला सुरक्षा के मामले में इन्होंने कोई बुनियादी काम किया? कोई जवाब नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जो बुनियादी सवाल थे, शिक्षा सबको मुफ्त मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था उत्तम करने का, उच्च कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही थी, इस पर कोई सवाल नहीं। तो सवाल यह है कि जब आप अपने वादों पर खरे नहीं उतरे तो आप साथ जनता क्यों दे? दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, एक गांव में मोटी कहावत है, जो बोओगे उसको काटोगे। इन्होंने जब नफरत बोई, चाहे धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, तो 2024 के चुनाव में इनको दिख रहा, उसका जवाब मिल रहा है, तो बौखलाए हुए हैं। नारा जरूर दे सकते हैं 400 पार, लेकिन जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर या जो देश में चुनाव हो रहे हैं, जहां भी जाइए अन्य विभिन्न प्रदेशों में, वहां भारतीय जनता पार्टी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आप तमाम वीडियो देख सकते हैं, आप ही लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनके प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। वो आम जनता जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मारपीट पर रवाना हो गई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नफरत पैदा कर दिया जनता के बीच, जनता के मन में एक दूसरे के प्रति इतना जो बैर पैदा करने का प्रयास किया, वही इनको झेलना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है धर्मेंद्र जी, एक बार तो हमारी विश्वसनीयता है। आपकी बात आ गई जी रितेश जी। हम जब हम पहले भी जनता के बीच गए थे, हमने जो वादा किया था हमने पूरा किया है। इसलिए जब हम घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, जब हम जो वादा करते हैं किसान के लिए, नौजवान के लिए, छात्र के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए। धर्मेंद्र सिंह जी, लेकिन सवाल तो यही है ना भाई, सवाल तो यही है ना कि क्या चुनाव, क्या मतदान मुद्दों पर होगा? क्या जो नाराजगी मतदान करने से पहले तक होती है मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर या भावनात्मक मुद्दे को लेकर जो भाव रहता है, क्या वोट दबाते समय, बटन दबाते समय क्या वो दिमाग में रहता है? सवाल तो यही है ना। डॉक्टर राहुल जी, आप जरा ये बताइए, जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं सपा की ओर से, आपकी ओर से, क्या आप अपने मतदाताओं को, वोटर्स को, समर्थकों को ये मना पाने में कामयाब हो पाएंगे कि वो जब ईवीएम का बटन दबाने जाए तो इन मुद्दों को ध्यान में रख पाए? चूंकि ये मुद्दे अभी से तो नहीं है, 2014 के पहले भी थे, 2014 के बाद भी थे, कई चुनाव आए, उसमें मुद्दे तो जरूर ही उठे, लेकिन जब मतदान हुआ तो उसमें नतीजे उस तरह के सामने नहीं आए थे।
2024 में आप ऐसा क्या कर रहे हैं प्रचार को लेकर, अपने समर्थकों को साथ रखने को लेकर कि इस बार वोट दबे तो आपके पक्ष में जाए, जैसा आप कह रहे हैं? निश्चित तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने जो है संस्थानों के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, मीडिया पे कंट्रोल के माध्यम से और तमाम जो पेनिट्रेटिव जो एजेंसियां हैं उनके इस्तेमाल के माध्यम से इन्होंने जनता के बीच आवाज को दबाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी के। उसके बावजूद भी आज तमाम माध्यम है जनता के बीच अपनी आवाज को पहुंचाने का। और जिस तरह से पूरे देश में राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, आदरणीय खड़गे जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच बात जा रही है, तभी तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। तभी तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक आर्थिक तौर पे जो बदहाल परिस्थिति पैदा की गई है, आज अभी आंकड़ा आया है कि भारत का रुपया है वो अफगानिस्तान के मुद्रा से भी नीचे लगातार गिरता जा रहा है। तो ये सारा संदेश, ये सारी सूचनाएं जनता के बीच जा रही हैं। और जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि पश्चिम में हमारा रालोद से एक स्वाभाविक गठबंधन है, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रालोद के नेताओं ने दौड़ा के पीटा, रालोद के कार्यकर्ता लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, उनको दौड़ा के मार रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं कि स्वाभाविक गठबंधन है? कोई स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। वहां का किसान, वहां का मजदूर, वहां का जो अति पिछड़ा समाज है, वहां का जो राजपूत समाज है, वहां का सैनी समाज है, वहां का कश्यप समाज है, वहां का प्रजापति समाज है, नाइक समाज है, सब इनके खिलाफ है। तो कहीं से कोई समीकरण इनके अनुरूप नहीं बैठ रहा है। और ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी मजबूती से जनता के बीच अपनी आवाज को पहुंचा रही है। तभी आज आप देखेंगे कि इनका हर गांव में, हर गली में घुसना मुहाल हो गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने आप जो है रितेश जी और चाबी भरने वाला खिलौना देखे होंगे, बसपा तो खेल नहीं बिगाड़ देगी डॉक्टर राहुल जी। राहुल गांधी जी ने, चूंकि समय मेरे पास कम है डॉक्टर राहुल जी, एक छोटी टिप्पणी मेरे को आप तीनों से बात कही है। राहुल गांधी जी ने जब से बात कही है कि 180 से पार नहीं जाने वाले, तब से जो इनके जो खिलौने में चाबी, अमित शाह और मोदी के खिलौने में चाबी तो भरा है। वो 400 पार कह रहे हैं, आप 180 पार कह रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की बात आपके लिए ठीक है राहुल जी, सवाल तो सुनिए। कुंठा है, एक कुंठा हताशा है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात समझ आ गई डॉक्टर राहुल जी, आपकी बात समझ आ गई। एक तीनों से मेरे को एक सवाल पूछना है, छोटी छोटी टिप्पणी प्लीज आप रखिएगा। मेरा आखिरी सवाल यही है कि 8 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इंडिया अलायंस के तहत आप लोगों को क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आपको मिलेंगी? और उसके बाद मैं आता हूं अवधेश जी के पास। डॉक्टर राहुल जी। नहीं, देखिए, ये लगभग जो है सारी सीट 8 के 8 हारने की कंडीशन में। एक सीट हम इनको थोड़ा से इनको एक सीट जो है, चूंकि पहले भी इनकी जहां ज्यादा मजबूती से लड़े हैं, एक ही सीट पे लड़े हैं और अमूमन सारी सीटों पर इनकी बहुत कम मार्जिन है जीत से। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सारे 8 सीटों में बहुत बुरी स्थिति उनकी होने जा रही है, क्योंकि ये जनता चुनाव जनता लड़ रही है, जिसका नेतृत्व इंडिया अलायंस कर रहा है। समय इतना है। धर्मेंद्र जी। रितेश जी, जब गिनती होगी तो आप देखिएगा कि इन 8 में से 8 की 8 सीटों को भारतीय जनता पार्टी हार कर मुंह देखेगी, क्योंकि उसके कारण है हर सीट। ठीक है, कारण हमने गिन लिए। धर्मेंद्र जी, कारण गिने हमने पिछले 20 मिनट में, ठीक है। अवधेश पांडे जी, भाई कांग्रेस ने आपको एक सीट एक्स्ट्रा दी है, आप वो कह रहे हैं कि 7 हारेंगे, आप एक यहां से जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। अवधेश पांडे जी, आपका क्या मानना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जो इस बार मतदान में जा रही है? सारी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उत्तर प्रदेश में 80 जीतेगी। और इसीलिए अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी उत्तर प्रदेश से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में तो लोग नहीं चाहते कि दंगा राज हो, लोग नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगे, लोग नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की पैरवी हो, लोग नहीं चाहते आतंकवादियों का सरगना तो आप हैं। ठीक है, आपस में ना उलझे, ठीक है अवधेश जी, और ठीक है आपस में ना उलझे। आतंकवादियों का सरगना तो आप चलाते हैं, आप जो झूठ फरेब, का जो व्यापार कर रहे हैं, राहुल जी हो गया, फसल काट रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। इस तरह से समय इतनी की इजाजत दे रहा है सर, समय इतनी की इजाजत दे रहा है डॉक्टर अवधेश पांडे जी सपा की ओर से, धर्मेंद्र जी आपका भी, और डॉक्टर राहुल जी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तीनों ही नेताओं को आपने सुना, प्रवक्ताओं को आपने सुना, और इंडिया अलायंस एक तरफ है, दूसरी तरफ एनडीए के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई मायनों में खास है, महत्वपूर्ण है। 2019 के नतीजे यहां पर बीजेपी के फेवर में नहीं रहे थे। 2024 में उम्मीदें हैं बीजेपी को कि यहां पर एक बड़ा डेंट पड़ेगा
कांग्रेस और सपा के अलायंस को बदली हुई परिस्थितियां हैं, कितना फायदा होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 19 तारीख को मतदान होना है पहले फेज में, और उस पहले फेज में उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें भी जा रही हैं, जिसमें नगीना भी शामिल है, जिसमें रामपुर भी है, पीलीभीत भी है और अन्य सीटें भी शामिल हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।